हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो हमने स्टार्ट की हुई थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम है भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? डिप्रेशन मतलब क्या होता है? लोअर होना, कम होना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कोरियोस्कोपिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोस्कोपी भी बोला जाता है। वो देख लेते हैं भी, जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग है भी। जैसा हमारे पास इससे पहली वीडियो के अंदर हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का बढ़ जाना, वैसे यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर। सबसे पहले ये किसके बारे में बता रहा है कि किसी भी लिक्विड्स का, किसी भी सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। तो पहली लाइन में हम ये पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर। जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर एट विच द लिक्विड बिगेन जीरो टू फ्रीज और सोलिडिफाइड। ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो सोल्यूशन है, यानी जो भी हमने लिक्विड लिया है, वो सोलिडिफाई हो जाए, मतलब सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, मान लिया मेरे पास है वाटर। मान लिया मेरे पास वाटर है, और अगर हम वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो इस टेम्परेचर पर जाकर क्या होगा भाई? जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। वो वाटर है उसका क्या हो जाएगा भाई? सोलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा जो लिक्विड है वो क्या हो जाए? सोलिडिफाई हो जाए, उसको हम फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो द सेम टेम्परेचर एट विच जो सॉलिड बिगेन इनटू मेल्ट्स। ये, और हम ये कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर का जहां पर जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मान लिया मेरे पास ये है भाई लिक्विड। ठीक है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक टेम्परेचर पर आकर ये किसके अंदर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया वाटर है, उसको हमने किस पर किया? 0 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो आइस है वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो रही होगी? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। यानी कि जो आइस है वो भी पिघल रही होगी, मेल्ट हो रही होगी। तो ये इसका कौन सा टेम्परेचर है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। इसको, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? और इस केस के अंदर हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड है आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है आगे, वो भी हम देखेंगे। इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई? हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड है आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो भी आगे, अगर देखो मान लिया अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आगे ले जाता, मान लिया मैं ले जाता -2 -3, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाता? हमारे पास केवल और केवल आइस बचती। ठीक है, क्या बचता भाई? आइस बचती। और आइस आइस वापस किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होती? वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो कहां पर चला गया? माइनस के अंदर चला गया। लेकिन 0 डिग्री एक ऐसा ऐसा टेम्परेचर है जो कि एक पीक पॉइंट है जहां पर हमारा लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और जो हमारी आइस है वो साथ के साथ कहां पर कन्वर्ट हो रही होती है? लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट जहां पर आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम हो सॉलिड और लिक्विड, उसे हम क्या कहते हैं भाई? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो जो मैंने बताया था वही है, एट दिस टेम्परेचर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट है यानी आइस और जो वाटर है वो आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी सेम होता है, क्योंकि तभी तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो भाई एक और डेफिनेशन कर लेते हैं। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज द टेम्परेचर। जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है क्या होता है? वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच जो वेपर प्रेशर है सॉलिड के, वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। हम क्या कह सकते हैं? जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्वेंट का, वो किसके इक्वल है? वो कब होता है? ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब जो वेपर प्रेशर है, जो हमारे सॉलिड के यानी आइस के जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएंगे? वाटर के वेपर प्रेशर के यानी लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और कर लेते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो इक्वल हो जाएगा सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसको, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एक और बात, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो भाई यहाँ तक ये जो ये तीन है, ये हमारे पास डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई गई है इन दो के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास क्या बताया गया है? ये बताया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बताया गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, लोअर हो जाना।
जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, हम सबको पता है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो क्या होता है, जो कि वेपर नहीं बनाता है, ठीक है? अगर वेपर नहीं बनाता है, तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनाएगा, ठीक है? अगर वेपर प्रेशर नहीं होंगे, कम होंगे, तो अपने आप ही जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लोअर एज़ कंपेयर्ड टू प्योर सॉल्वेंट। जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो वो उसके वेपर प्रेशर है, उसको कम कर देता है, जिससे रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, वो भी कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि मान लिया मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, अब वो -1, -2, -3 इतना कम हो गया। ये मान के चलो, मान लिया फॉर एग्जांपल, देखो आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। मान लिया भाई मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, ठीक है? और इसके अंदर मेरे पास है वाटर, इसके अंदर क्या है भाई, मेरे पास वाटर है। ये है प्योर वाटर, ठीक है? अब क्या हुआ, इस प्योर वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हम सबको पता है। क्या पता है भाई, जो प्योर वाटर हमारा वाटर है, अकेला वाटर है, वो कहाँ पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, इस टेम्परेचर पर। लेकिन मैंने क्या किया, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक वाटर है, ठीक है, वाटर है, बीकर के अंदर वाटर है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया इधर, ठीक है? मान लिया मैंने NaCl को ऐड कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा, जो ये जब इस वाटर को हम फ्रीज करेंगे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज ना हो करके ये कहाँ पर फ्रीज करेगा भाई? ये नेगेटिव में फ्रीज होगा, जैसे कि -5 डिग्री सेल्सियस या फिर -10 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, जब क्योंकि ये तो सोल्यूशन बन गया, इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये लोअर हो गया भाई, कम हो गया, ठीक है? देखो, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो वाटर है फ्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर माइनस में जाकर फ्रीज हो रहा है। इसका ये मतलब है भाई, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं भाई, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर हम यहाँ से चलेंगे भाई, देखो इस ग्राफ को उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से ये मेरे पास है प्योर सोलवेंट। ये मैंने देखो सोलवेंट क्या मान लिया भाई, ए मान रखा है, ये है मेरे पास प्योर सोलवेंट। जब हम यहाँ से चलेंगे, देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, देखो ये रहा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर मैं इधर डिक्रीज कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, और वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है, इधर देखो वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या आ गया भाई, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारा लिक्विड था, मान लिया वाटर था, वो किसके अंदर कन्वर्ट होने लग गया, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने लग गया। यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से हमारा जो वाटर है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने लग गया, यानी आइस बनने लग गया, ठीक है? अब अब धीरे धीरे ये नीचे जाता जा रहा है, अब आइस बनती जा रही है, ठीक है ये। अब देखो, लेकिन मान लिया मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन बना दिया, और इस सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, ठीक है? और वो क्या बन गया भाई, सोल्यूशन बन गया। अब देखो इसका, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कितना हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ से लिक्विड स्टेट के अंदर वापस जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन देखो इस ग्राफ के अंदर, ऊपर वाले के अंदर, जो हमारे पास प्योर सोलवेंट था, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आ गया था जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे थे, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमारी जो वाटर है वो आइस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कोई पॉइंट आया ही नहीं। इसका जो पॉइंट है भाई, यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर ये आकर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। देखो इस पॉइंट पर आकर ये सोल्यूशन वाला, देखो ये मैच हुई लाइन, ठीक है? इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई ये, इसका मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है भाई, देखो ये तो हमारे पास प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। और ये हमारे पास सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो भाई, कितना डिप्रेस हो गया, कितना कम हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इतना कम हो गया, ठीक है? तो हम चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर यानी डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है? जो हमारे पास प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको माइनस करेंगे सोल्यूशन, उसमें से माइनस करेंगे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? आई होप आपको इस ग्राफ से अच्छी सी क्लियरिटी आई होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Just in case of elevation in boiling point temperature, the depression in freezing point temperature is also proportional to the molality.
देखो भाई हमने एक डेरिवेशन सोल्व किया था जब हमने इससे पहले वीडियो की थी जिसके अंदर हमने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी। कौन सी की थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके अंदर हमने एक क्या किया था भाई, एक डेरिवेशन सोल्व किया था और उस डेरिवेशन सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ये आया था, जो हमारा डेल्टा टीबी था वो किसके इक्वल आ गया था? के बी मल्टीप्लाई मोलैलिटी के इक्वल आ गया था। ठीक है, ये आ गया था हमारे पास। लेकिन यहां पर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो जो उसी की तरह है भाई, जो इसका डेरिवेशन है बिल्कुल उसी की तरह है, केवल वहां पर हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर था, यहाँ पर हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेरिवेशन सोल्व नहीं करेंगे। आपको अगर डेरिवेशन देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो मैं इस लाइन में अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के। ये हमारे पास क्या है भाई? स्मॉल एम मोलैलिटी। अब हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे हम? के एफ। यहाँ पे के एफ क्या है भाई? के एफ इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जिस टाइप से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर के बी है, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था या फिर मोलल इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट था, उसी टाइप से यहाँ पर के एफ है वो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और उसको हम एक और नाम से जानते हैं, मोलल कोरियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बोलो भाई इतना आया कि नहीं? अब कोई आपसे ये पूछ ले कि डिफाइन मोलल एलिवेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इसी को डील कर रहे हैं। कोई हमसे ये कह दे कि डिफाइन के एफ को डिफाइन करो कि के एफ है क्या। मान लिया इस कंडीशन में, मान लिया मेरे पास ये है, मान लिया मेरे पास ये आया हुआ है, मेरे पास आया हुआ है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी। अगर मैं मोलैलिटी को वन मोलल कर दूं, मतलब वन मोलल करने का मतलब ये है कि मैंने वन मोल सोल्यूट किसके अंदर डिजोल्व कर दिया गया है? वो 1 किलोग्राम के अंदर डिजोल्व कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हमारे पास अगर मैंने ये वन मोलर कर दिया, तो जो मेरे पास डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो के एफ के इक्वल आ जाएगा। बोलो इतना आया नहीं समझ में? तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइन एज डिप्रेशन और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। जो हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो क्या है? वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वन मोलर सोल्यूशन। जब हमारा पास सोल्यूशन क्या है भाई? वन मोलर सोल्यूशन है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वन मोलर सोल्यूशन कौन सा होता है? द सोल्यूशन इन विच वन मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम या फिर पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यानी कि एक मोल सोल्यूट है वो डिजोल्व किया गया है किसके अंदर? 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर। बोलो भाई इतना समझ में आया या नहीं आया? बोलो। अब जो के एफ है उसका फॉर्मूला है क्या है भाई? निकालते कैसे हैं वो चलो देख लेते हैं। देखो भाई, जो के एफ है उसको कैसे निकालते हैं? के एफ, इसका ये फॉर्मूला है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एम आर टी नोट एफ का स्क्वायर। ये टी नोट एफ क्या है? ये प्योर सोलवेंट का क्या है भाई हमारे पास? फ्रीजिंग टेम्परेचर है, मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखो उसके अंदर हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लेकर चल रहे थे, क्योंकि हम हीट की बात कर रहे थे। यहाँ पर फ्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो एम है वो क्या है भाई? यहाँ पर जो एम है वो है मेरे पास मोलर मास। और किसका मोलर मास है? ये मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, आर मेरे पास है कांस्टेंट है जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ये मेरे पास है डेल्टा एच एफ यू एस। ये मेरे पास है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाया जाएगा? जब मैं क्या लूं भाई, जो सॉल्वेंट का वेट है वो जब ग्राम में हो। ठीक है, जब मैं सॉल्वेंट का वेट ग्राम में लूं। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि तभी तो मैंने 1000 लगाया है। और अगर मैं किलोग्राम के अंदर लूं तो जो के एफ की वैल्यू है वो बदल जाएगी। वो क्या हो जाएगी? यहाँ से 1000 हट जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बाई में डेल्टा एच, और यहाँ पे है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये ये बताओ, जब मैं सॉल्वेंट का जो वेट है वो किस में लूंगा? सॉल्वेंट वेट इन किलोग्राम। ठीक है,
अब यूनिट क्या है, यूनिट भी देख लेते हैं भाई। जिस प्रकार हमसे के बी की देखी थी हमने, यूनिट ऑफ के एफ, हम सबको पता है कि देखो ये वाला रिलेशन, ये वाला हम सबको पता है, जो डिप्रेशन इन्फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसके बराबर होता है के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी। अब इसको इस तरफ रखो और इसको यहाँ पर उठा के ले जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी एफ बाय में मोलैलिटी। अब ये हमारे पास जो ये है एक टाइप का टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किसके अंदर लेते हैं, केल्विन के अंदर, बाय में मोलैलिटी। या तो आप ऐसे करो, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर एक और है, एक और कैसे करेंगे, मान लो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लिया मेरे पास क्या था भाई, ये था टी एफ बाई में, ये था मोलैलिटी। और ये तो हमारे पास केल्विन है बाई में। मोलैलिटी होता क्या है हमारे पास बताओ, मोलैलिटी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल बाई में किलोग्राम। अब किलोग्राम अगर इधर आएगा तो वो इनवर्स के अंदर जाएगा, कैसे, मान लिया ये ऊपर ले गए, तो इस ये ऊपर किसके अंदर जाएगा, इनवर्स के अंदर जाएगा, यानी किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। अब इसको और भी ऊपर ले गए, और भी ऊपर ले गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि पहले इनवर्स था, ऊपर इनवर्स जाकर ये वापस से पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और यूनिट होगी, किसकी यूनिट है भाई, ये के एफ की यूनिट होगी, ठीक है। ये आपको यूनिट अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी डिप्रेशन इन्फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और हम सबको पता है इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें मोलर मास एब्सोल्यूट निकालना होता है, हमें मोलर मास एब्सोल्यूट के इक्वल रखनी पड़ती है। तो देख लेते हैं भाई कैसे निकालेंगे, जिस टाइप से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर किया था डेरिवेशन, उसी टाइप से इसके अंदर करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो भाई, अब हम प्रूव करेंगे कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ध्यान से देखो, हम सबको एक फॉर्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था आपसे, डेल्टा जो टी एफ होता है वो किसके बराबर होता है, अभी जल्दी बताओ। वो था हमारे पास के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी, ठीक है। अब जो हमारे पास मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी ये किसके बराबर होता है हमारे पास, वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है, मोल कैसे निकालते हैं भाई, गिवन वेट ऑफ सल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। इतना पता चल गया, बाय में क्या है ये हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट का वेट किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। अब किलोग्राम के अंदर देखो, 1 kg के अंदर किसके बराबर होता है भाई, मेरे पास 1000 ग्राम के अंदर होता है। अगर मैं 1 kg की जगह पे यहाँ पे ये लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बाय में 1000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, डब्ल्यू बी बाय में एम बी, और ये जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 बाय में, ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब क्या मैं इस m की वैल्यू, ये जो m की वैल्यू मेरे पास आई है ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं। चलो रखते हैं हम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए, ठीक है। और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई, ये इसी को अंदर ले लेते हैं, 1000 बाई में एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एम बी।
तो क्या करेंगे, एम बी को इधर ले लेते हैं और टी एफ को इधर ले जाते हैं। देख लेंगे नेक्स्ट क्या होगा भाई, इधर लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, क्या होगा देख लेते हैं। एम बी इज इक्वल टू, ये है मोलर मास ऑफ सल्यूट, के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000, और यहाँ पर मेरे पास है डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यानी वेट ऑफ सोलवेंट। ये फॉर्मूला तब है जब मेरे पास जो सोलवेंट है, सोलवेंट इन ग्राम के अंदर, लेकिन अगर सोलवेंट मेरा किलोग्राम के अंदर हो जाए तो क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी वाई में डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, क्योंकि क्योंकि 1000 की जगह पे 1 किलोग्राम लिख दिया, तो 1 को लिखने की तो जरूरत नहीं है। तो ये कब फॉर्मूला लगेगा, जब हमारे पास सोलवेंट क्या होगा भाई, सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं। आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने देखो इनको हाईलाइट कर दिया है। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। आज के लिए इतना ही करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है भाई, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने केवल थ्योरी की थी, और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।